जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्पियर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कूलाम प्रति सेकंड जो है विद्युत धारा की इकाई है, इसे एम्पियर भी कहा जाता है। बाकी ऑप्शन में दिया है जूल, तो जूल जो है या कार्य या ऊर्जा की इकाई है। वोल्ट की बात करें तो वोल्ट जो है या विद्युत विभव का मात्रक है, और सेकंड की बात करें तो समय की इकाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। क्या कहा है आपसे, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य होगा। किया गया कार्य क्या होगा, यह आपसे पूछा है। तो कार्य मतलब W बराबर हम लोग जानते हैं, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहां पर सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे। क्या दिया है आपको, तो ये बल जो दिया है वह 20 न्यूटन दिया है, बल जो दिया आपको 20 न्यूटन दिया है, और विस्थापन जो दिया है वह 4 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 20 गुणे 4 80। और क्या पूछा, कार का मात्रक क्या होता है, तो कार का मात्रक होता है जूल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 20 जूल। जूल जो है या कार का मात्रक, क्योंकि 80 एक और दिया वाट, लेकिन वाट जो है वह आपका कार्य का मात्रक नहीं, वाट तो शक्ति का मात्रक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 80 जूल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता। आपसे पूछा है ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केल्विन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन पैमाना एक परम तापमान पैमाना है। इसका आरंभ शून्य से होता है, जिसे शून्य केल्विन या परम शून्य कहते हैं। इस तापमान पर सभी अणुओं की गति रुक जाती है, इससे नीचे तापमान संभव नहीं होता, इसलिए ऋणात्मक मान संभव नहीं है। अन्य पैमानों की बात करें तो सेल्सियस जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान -10 डिग्री सेल्सियस संभव है। फारेनहाइट की बात करें तो यह भी -20 डिग्री फारेनहाइट जैसे ऋणात्मक तापमान होते हैं। और र्यूमर की बात करें पैमाने में ऋणात्मक मान संभव है, र्यूमर के भी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। आपसे पूछा है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई हथौड़ा ऊपर उठाया जाता है तो एक ऊंचाई पर स्थिर रहता है, तो उसमें स्थितीकरण संग्रहित ऊर्जा होती है, जैसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है P बराबर तो mgh। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। m जो यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान है, g जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, और h जो है ऊंचाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है। यांत्रिक ऊर्जा जो है किसके बराबर होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति और स्थिति के कारण मौजूद कुल ऊर्जा होती है। यह 2 प्रकार की ऊर्जा का योग होता है। कौन कौन सा, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। उदाहरण के तौर पर यदि एक गेंद ऊंचाई पर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, यदि वह गेंद नीचे गिरती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती। इन दोनों का कुल योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा या कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान एक मूलभूत भौतिक राशि है जो वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। यह स्थान, ऊंचाई या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बदलने पर परिवर्तित नहीं होता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है
निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया द्रव्यमान और द्रव्यमान गुणे आयतन। तो द्रव्यमान और द्रव्यमान बटा आयतन जो होता है उससे घनत्व हम लोग निकालते हैं, ना कि संवेग निकालते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान गुणे वेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग का जो योग होता है उससे हम संवेग निकालते हैं। और ऑप्शन सी जो दिया है द्रव्यमान गुणे त्वरण, इससे हम लोग जो है या तो बल का है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, या बल बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग किसी वस्तु की गति की एक मात्रा है जो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। संवेग बराबर हम लोग पढ़ चुके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा, यह आपसे पूछा है। आपसे पूछा है धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर उसका भार क्या होगा, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 भाग होता है। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर दिया है 60 न्यूटन है, पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो हम लोग अभी बताया चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 भाग होता है। तो इसका यहां पर सीधे सीधे 1/6 गुणे क्या दिया हुआ है, 60 न्यूटन। 6 × 10, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 न्यूटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो वह वस्तु का एक उत्थापक बल का अनुभव करती है जो विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। इसका उपयोग यह सिद्धांत पर निर्धारित करता है कि कोई वस्तु पानी में तैरेगी या डूबेगी। यदि वस्तु पर लगने वाला उत्थापक बल उसके भार से अधिक होता है तो वह तैरती। अन्य विकल्पों की बात करें तो न्यूटन का तीसरा नियम है यह क्रियापद क्रिया से संबंधित है। फैराडे का जो नियम है वह यह चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है, और ओम का नियम जो यह विद्युत धारा और विभव अंतर से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस धातु में जो है ध्वनि का माध्यम जो है यह सबसे अधिक होगा। ध्वनि तरंगों का वेग माध्यम की घनता और कणों की आपसी दूरी पर निर्भर करता है। कण जितने जितने पास होंगे ध्वनि उतनी तेजी से यात्रा करेगी। तो निर्वात में जो इसका ध्वनि होता है वह ना के बराबर होता है। गैस में बात करें तो 343 मीटर प्रति सेकंड होता है, द्रव में यहाँ 1500 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, परंतु ठोस में जो है ध्वनि की वेग वह 5000 से 6000 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती क्योंकि कोई अणु नहीं होता। गैसों में कणों की दूरी अधिक होने से गति सबसे कम होती है, द्रवों में यह गति माध्यम होती है, ठोसों में विशेषकर धातु में कण निकटतम होते हैं इसलिए ध्वनि सबसे तेज चलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब हमारी मांसपेशियां तेज व्यायाम या अधिक श्रम करती हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है तो शरीर में एरोबिक श्वसन की बजाय एनारोबिक श्वसन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण अपघटन होता है और लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड का प्रभाव क्या है यह भी जान लीजिए। तो लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जमा होकर एसिडिटी बढ़ाते हैं जिसमें व्यक्ति को थकान, दर्द और जलन महसूस होता है। यह अस्थायी होता है और आराम के बाद धीरे धीरे हट जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सिनेबार किसका खनिज है। सिनेबार जो है किसका खनिज है यह आपसे पूछा। चलिए बताइए सिनेबार किसका खनिज है। तो सिनेबार जो है मरकरी का खनिज है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। सिनेबार रासायनिक रूप से HGS बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं सिनेबार को, HGS।
सिनेबार रासायनिक रूप से HGS होता है या मरकरी यानी कि पारा का प्रमुख खनिज अयस्क है। इसमें से हीटिंग प्रक्रिया द्वारा मरकरी धातु प्राप्त की जाती है। सिनेबार की विशेषताएं क्या है? तो यह खनिज आमतौर पर लाल रंग का होता है या नम और गर्म क्षेत्रों की चट्टानों में पाया जाता है। इसमें मरकरी की उच्च सांद्रता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट जो है निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इसमें एल्युमिनियम धातु को निकालने के लिए बायर प्रक्रिया और फिर हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट की विशेषताएं क्या है? तो इसका रासायनिक संगठन मुख्यतः एल्युमिनियम हाइड्रेट होता है, Al2O3 XH2O। भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा पौधा जल में उपस्थित प्रदूषक को सर्वाधिक अवशोषित करता है? कौन सा पौधा है जो जल में उपस्थित प्रदूषक को सर्वाधिक अवशोषित करता है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोरवानिया बोलते हैं उसको। राइट आंसर हो जाएगा इकोरवानिया। इकोरवानिया जिसे आम भाषा में जलकुंभी कहा जाता है, यह एक जल में तैरने वाला पौधा है जो जल प्रदूषण नियंत्रित करने में सक्षम है। यह पौधा जल में उपस्थित भारी धातुएं, नाइट्रेट, फास्फेट, पेस्टिसाइड्स जैसे प्रदूषकों को अवशोषित करता है। इकोरवानिया को बायोलॉजिकल फिल्टर भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैनोमीटर से दाब को पता करते हैं, सही है। कार्बोरेटर जो आंतरिक दहन इंजन में काम करता है, यह भी सही है। कार्डियोग्राफ से हम हृदय गति को जानते हैं, यह भी सही है। पर सिस्मोमीटर जो पृष्ठतल की वक्रता दिया है, यह गलत हो जाएगा। यह युग्म सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिस्मोमीटर जो या भूकंप की तीव्रता और कंपनों को मापने वाला यंत्र है, ना कि पृथ्वी की पृष्ठतल की वक्रता मापने वाला। सिस्मोमीटर भूकंपीय तरंगे को मापता है। मैनोमीटर या दाब से संबंधित है। मैनोमीटर गैस या तरल के दाब को मापने का यंत्र है। कार्ब्यूरेटर जो है या ईंधन और वायु का मिश्रण बनाता है जो इंजन में जलता है। कार्डियोग्राफ की बात करें तो यह हृदय की विद्युत गति को रिकॉर्ड करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, पूछा किसके बने होते हैं? लाइकेन जो कि मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, पूछा किससे बने होते हैं, यह आपसे पूछे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन एक सहजीवी मिश्रित जीव होता है। यह दो अलग अलग जीवों से मिलकर बना होता है। कवक संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो यह सहजीवन का उत्कृष्ट उदाहरण है। कवक और शैवाल दोनों मिलकर ऐसे स्थानों पर जीवित रह सकते हैं जहां अकेले कोई नहीं टिक सकता। ये वातावरण की शुद्धता को संकेतक भी होते हैं, खासकर वायु प्रदूषण के मामले में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 10 किलो द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है, उस पर लगने वाला कुल बल क्या है? आपसे पूछा है, बढ़िया प्रश्न है। 10 किलो द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड से एक समान वेग से गति कर रहा है। क्या एक समान वेग से गति कर रहा है, उस पर लगने वाला कुल बल क्या है, यह आपसे पूछा है। क्या कहा है? एक समान वेग से कहा, यह भी ध्यान रखिएगा, एक समान गति से कर रहा है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम न्यूटन के द्वितीय गति नियम का उपयोग करेंगे, जो है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान आपका दिया है, परंतु दिया है वस्तु एक समान वेग से चल रही, अर्थात कोई त्वरण नहीं है। तो कोई त्वरण नहीं है तो आप सीधे सीधे हो जाएगा जीरो, क्योंकि बल बराबर होता क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, परंतु त्वरण जो यहाँ पर जीरो हो जाए। क्यों? तो वस्तु एक समान वेग से चल रहा है, यानी कि कोई त्वरण नहीं है। तो वैल्यू जब रखेंगे तो हो जाएगा F बराबर 10 द्रव्यमान या त्वरण कोई नहीं हो जाएगा, तो गुणा करने पर जीरो आ जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था। दिमित्री मेंडलीव ने अपनी 1869 की आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था। उन्होंने इसी क्रम में तत्वों की रासायनिक गुणों की आवृत्ति को भी किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं का बताएं आपको, तो तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया था। उन्होंने कुछ स्थान खाली छोड़े ताकि भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों को वहां रखा जा सके। कुछ तत्वों को रासायनिक गुणों के आधार पर अपने क्रम से जोड़ा।
थोड़ा हटाकर रखा, जैसे ट्यूलेरियम और आयोडीन। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में परिवर्तन हुआ है। आज के वैज्ञानिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित करते हैं या मॉसले द्वारा प्रस्तावित था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वस्तु की चाल बदलने के लिए किस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है। वस्तु की चाल बदलने के लिए किस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बल। बल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बल एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की चाल बदल सकती है, दिशा बदल सकती है या वस्तु को विकृत कर सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी अंतःसंयंदन कहलाता है। अंतःसंयंदन वह प्रक्रिया है जिसमें पानी मिट्टी की सतह से नीचे जमीन में रिसता है और जल स्तर में मिल जाता है। यह प्रक्रिया भूमिगत जल स्रोतों को पुनः भरने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाकी ऑप्शन में दिया वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह कोश के स्तर की प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन जो है पौधों की पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना ही वाष्पोत्सर्जन है। परासरण की बात करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह कोशिकीय स्तर की प्रक्रिया। और भस्मीकरण क्या है, तो भस्मीकरण पदार्थ को जलाकर नष्ट करना भस्मीकरण कहलाता है, जैसे कचरे का दहन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यदि दर्पण की दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्रतिबिंब कितना छोटा होगा। यदि दर्पण की दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्रतिबिंब कितना छोटा होगा, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन समान रहेगा। क्यों, ऐसा जान लेते हैं। यदि आप किसी समतल दर्पण से दूर या पास चले जाते हैं तो आपके प्रतिबिंब का आकार नहीं बदलता। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के जितना ही बड़ा होता है, सीधा और आभासी होता है और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। अतः दर्पण से दूरी दुगनी कर देने पर प्रतिबिंब का आकार नहीं बदलता, वह समान रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होता है तो कौन सी घटना होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होता है तो कौन सी घटना होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपवर्तन होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से जैसे वायु से दूसरे माध्यम जैसे जल या कांच में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदलती है, जिससे उसकी दिशा भी बदल जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। यह घटना इसलिए होती क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर पानी में डाली गई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देना अपवर्तन का ही परिणाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। ध्वनि की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्ट्ज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की आवृत्ति का अर्थ है एक सेकंड में कितने तरंगें उत्पन्न होती है। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज है, जिसे एच जेड से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, एच जेड से दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई ध्वनि स्रोत 100 बार प्रति सेकंड कंपन करता है तो उसकी आवृत्ति 100 हर्ट्ज होगी। बाकी ऑप्शन दे मीटर, तो है लंबाई का मात्रक है, जूल जो है कार्य या ऊर्जा का मात्रक और न्यूटन जो है बल का मात्रक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रक्त में थक्का जमने से कौन रोकता है। रक्त में थक्का जमने से कौन रोकता है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिप्रिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिप्रिन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंटीकोएगुलेंट है जो रक्त के थक्का जमने का रोकता है। यह शरीर में विशेष रूप से यकृत, फेफड़ों और बेसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है। चिकित्सा में भी हिप्रिन का उपयोग रक्त की थक्का बनने से रोकने के लिए किया जाता है, जैसे कि डायलिसिस या सर्जरी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा रासायनिक यौगिक रॉकेट ईंधन में प्रयोग होता है। कौन सा रासायनिक यौगिक रॉकेट ईंधन में प्रयोग होता है यह आपसे पूछे। चलिए बता दीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो, जिसे अमोनियम परक्लोरेट बोलते हैं। अमोनियम परक्लोरेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है और यह ठोस रॉकेट ईंधन के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। इसे आमतौर पर पॉलीमर बाइंडर और एल्युमिनियम पाउडर के साथ मिलाया जाता है, जिससे यह पड़ोदक बनता है। भारत के पीएसएलवी और अन्य अंतरिक्ष यानों में इसका उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में रेटिना वह स्थान है जहां पर वस्तु का सटीक, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बने इस प्रतिबिंब को प्रकाश संवेदी कोशिकाएं और
कोशिका यानी कि रोड्स और कोन्स पहचानती हैं और इसे दिष्ट तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक भेजा जाता है, जहां मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कर सही रूप पहचानती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा पदार्थ प्रकाश को सबसे अधिक अपवर्तित करता है। कौन सा पदार्थ प्रकाश को सबसे अधिक अपवर्तित करता है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन किसी माध्यम से होकर गुजरते समय प्रकाश की किरण की दिशा में परिवर्तित को कहते हैं। किसी पदार्थ की अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उस प्रकाश को उतना ही अधिक मोड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां स्थित होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां स्थित होते हैं यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में स्थित होते हैं, जिसे नाभिक कहा जाता है, या नाभिक परमाणु का सबसे घना और भारी हिस्सा होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कक्षाओं या इलेक्ट्रॉन क्लाउड में घूमते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा। वसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वसा यानी कि फैट शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। वसा से मिलती है लगभग 9 कैलोरी प्रति ग्राम, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलती है केवल 4 कैलोरी प्रति ग्राम। वसा ऊर्जा का संग्रहित रूप भी होता है, जिसका उपयोग शरीर तब करता है जब तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाणु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंडाणु जिसे ओबम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो ओबम भी बोलते हैं, इसे ओबम भी बोलते हैं। अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, या आकार में लगभग 0.1 मिलीमीटर से 100 माइक्रोन व्यास की होती है और नंगी आंखों से भी देखी जा सकती है। या एक गोल और स्थिर कोशिका होती है जो स्त्रियों के अंडाशय में बनती है। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आप लोग लास्ट में बताइए 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। और हाँ, अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर अभी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट जो है निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।